www.vedicheritageportal.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अब वेद को पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। काफी सारे लोग, जैसे मैं भी इवन सोचता हूँ वेद पढ़ने का, बट कहीं पे रिसोर्स मिलता नहीं है कि भाई कहाँ से जो है वो वेद के बारे में पढ़ें, सुने, राइट। तो अब सरकार ने ये चीज जो है वो आपकी रिजॉल्व कर दी है। यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली उद्घाटन किया है वैदिक हेरिटेज पोर्टल का, यानी कि एक वेबसाइट का और एक वर्चुअल म्यूजियम का। और इन दोनों चीजों को जो है वो बनाया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और 550 से भी ज्यादा घंटों के मंत्र वहां पर वेबसाइट पर आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। तो तुरंत जाओ वेबसाइट पर जाकर, दिन में 15-20 मिनट का समय निकालो और समय निकालकर वेदों के बारे में जो है वो जानकारी हासिल करो। बाय द वे, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ कि कौन से वेद के नाम आपको पता है। फटाक से लिखकर बताओ। बाकी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के बारे में हम लोग बात करें तो इसको 1987 में स्टैब्लिश किया था। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। और ये बेसिकली एक प्रकार का ट्रस्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, और हमारी कंट्री के हेरिटेज को जो है वो प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जो है ये गाइडलाइंस वगैरह, डायरेक्शंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए इस पोर्टल से रिलेटेड। गाइस, बात करेंगे शारदा पीठ के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है माता शारदा देवी मंदिर का, जो कि एलओसी के नजदीक में ये मंदिर जो है वो तैयार किया जा रहा है। एक्चुअली कहा यह जा रहा है कि इस मंदिर पर भी एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मंदिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे हम लोग को देखने को मिलता है, जिस प्रकार से करतारपुर कॉरिडोर है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो किन दो गुरुद्वारों को आपस में कनेक्ट करता है। बताओ फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखकर। तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है कि ये शारदा देवी का मंदिर अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, बट अभी इसका उद्घाटन किया गया है। इसको रिपेयर किया जाएगा, इसकी मरम्मत की जाएगी, और कहा यह भी जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाएगी जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। और ये मंदिर, और अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने के कारण यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, मतलब कि एक रास्ता बनाया जाएगा जिस रास्ते के माध्यम से जो है वो श्रद्धालु इस मंदिर तक पहुंच सकेंगे। इंडियन सिटीजन इस मंदिर तक दर्शन करने के लिए पहुंच सकेंगे। समझ में आई वाली बात। तो शारदा पीठ मंदिर के बारे में बात करें तो शारदा पीठ मंदिर जो है ये हिंदू कम्युनिटी की एक साइट हम लोग को देखने को मिलती है, और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नीलम वैली पर लोकेटेड है। और आपको बता दें कि ये एक प्राचीन मंदिर है, 18 महाशक्ति पीठों में से एक इसको माना जाता है, और हिंदू देवी सरस्वती जी का निवास इसको माना जाता है। और जिस प्रकार से जो दर्जा हम लोग को नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का देखने को मिलता था, सेम उसी प्रकार का दर्जा इस मंदिर का भी था। प्राचीन काल में माना जाता है कि ये मतलब यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते थे, सीखने के लिए आते थे। 5000 से भी ज्यादा स्कॉलर्स हम लोग को देखने को मिलते थे, वो यहाँ पर होते थे, क्योंकि इस मंदिर के नजदीक में ही हम लोग को देखने को मिलता है कि शारदा यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी का खंडर पाया गया, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो मानी जाती है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गाइस, एक न्यूज सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रांसजेंडर्ड फीमेल एथलीट्स के ऊपर जो है वो बैन लगाया गया है। तो अभी बताया ये जा रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने बैन लगाने की बात करी है कि जितनी भी ट्रांसजेंडर वुमेन है उनको खेल में शामिल नहीं किया जाएगा, स्पोर्ट्स में शामिल नहीं किया जाएगा। उनका कहना यह है कि इनके पास थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज होता है एज कंपेयर टू बेसिकली फीमेल, या फिर मैं बोलूं कि एज कंपेयर टू बायोलॉजिकल फीमेल। तो जो फीमेल्स जो होती हैं उनके कंपैरिजन में ट्रांसजेंडर जो है उनको ज्यादा बेनिफिट होता है। बट वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल जो है उसने बोला है कि हम इस पर जो है वो रिसर्च करेंगे। और इससे पहले जो नियम थे उसमें ये कंप्लीट बैन जो है वो नहीं किया था। उसमें कहा गया था कि जो भी ट्रांसजेंडर वुमेन पार्टिसिपेट करना चाहती हैं एथलीट में, स्पोर्ट्स में, तो उनको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है 5 नैनोमोल्स पर लीटर पर लेकर आना पड़ेगा, और इस लेवल को उन्हें 12 महीने तक मेंटेन करना पड़ेगा, राइट, मेडिकली। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली, बट अभी बैन लगा दिया गया है। और बैन का मैंने आपको रीजन बता ही दिया कि ट्रांसजेंडर वुमेन जो है उनको ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिल जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल बायोलॉजिकल फीमेल, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और बाकी और भी काफी सारे स्पोर्ट्स हैं जिन्होंने फीमेल ट्रांसजेंडर फीमेल एथलीट्स पर बैन लगाया है, जैसे कि वर्ल्ड रग्बी के बारे में बात करें। रग्बी स्पोर्ट्स आपने सुना होगा। रग्बी स्पोर्ट्स में कुछ नहीं होता, बॉल को पकड़कर, आपने देखा भी होगा मूवी वगैरह में, और शायद खेला भी हो। तो बॉल को पकड़कर भागते हैं बिल्कुल एकदम, और उसके पीछे लोग रोकते हैं, राइट। फिर अपनी, जैसे फुटबॉल में हम लोग को देखने को मिलता है ना कि फुटबॉल जो है वो दूसरे की कोर्ट पे जो है वो डालना पड़ता है, इसमें बॉल को पकड़कर खुद भागना पड़ता है और लाइन के उस पार जो है वो लगाना पड़ता है, राइट। तो ये रग्बी होती है। तो वर्ल्ड रग्बी ने 2020 में, और ये पहली इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन थी जिसने ट्रांसजेंडर वुमेन के ऊपर बैन लगा दिया था।
कि वो कॉम्पीट नहीं करेंगी। इसी को देखकर रग्बी फुटबॉल लीग ने भी और रग्बी फुटबॉल यूनियन ने भी जो है वो बैन कर दिया ट्रांसजेंडर महिलाओं को फीमेल कंपटीशन से। फिर एक और स्पोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है जिसको ट्रायथलॉन बोलते हैं। तो ट्रायथलॉन में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें 3 चीजें होती हैं, स्विमिंग और रनिंग और साइक्लिंग। मतलब कि एक सिंगल बंदा उसको स्विम करके एक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर उसको भागना पड़ता है, फिर साइकिल चलाकर जो है वो रेस जीतनी पड़ती है। यानी कि उसको 3 एक्टिविटी जो है वो करनी पड़ती है। तो उसके अंदर भी हम लोग को ये बैन जो है वो देखने को मिला। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फ्रेमवर्क जो है ये मतलब फ्रेमवर्क और फेयरनेस जो है वो रिलीज किया था इसने नवंबर 2021 में। उन्होंने भी इस बारे में चर्चा करी, बट उन्होंने ये बोला कि हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस लेकर आएंगे, हम कंप्लीट बैन जो है वो नहीं कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसके जेंडर के आधार पर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बाकी ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में, ट्रांसजेंडर को जो डिफाइन किया गया है, ये ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत इनको डिफाइन किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है जिस व्यक्ति का जो बर्थ के टाइम पर जो जेंडर था और वो मिसमैच हो रहा है, मतलब एट प्रेजेंट उसने अपने आप को सर्जरी के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू उसने अपने आप को जो है वो अपना चेंज जो है वो करवा दिया, या फिर हार्मोन थेरेपी होती है, लेजर थेरेपी होती है, राइट। तो उसने अगर अपने सेक्स को चेंज करा दिया है, अपने जेंडर को चेंज करा दिया है, तो वो व्यक्ति जो होगा वो ट्रांसजेंडर पर्सन की कैटेगरी में आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इंडिया के अंदर क्या लीगल स्टेटस प्रोवाइडेड है, तो ये वाला फैक्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए स्पेशली। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस सामने आया था जो काफी पॉपुलर केस था, नालसा केस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि वो लीगल रिकॉग्नाइजेशन ग्रांट करें। मतलब कि एक जैसे अपन को फॉर्म मिलता है तो उसमें लिखा रहता है कि आप मेल है या फीमेल है, तो उन्होंने बोला कि अब ट्रांसजेंडर को भी रिकॉग्नाइज करो। तो लीगली ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे नालसा केस में। और इवन ये भी कहा गया कि थर्ड जेंडर को भी सभी फंडामेंटल राइट्स जो है वो अवेलेबल की जाएंगी। और इवन ये भी कहा गया कि किसी भी थर्ड जेंडर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनका कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेडिकल जांच नहीं होगी, ना ही कोई बायोलॉजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि ये राइट टू प्रिवेसी के दायरे में आता है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को बोल रहा है, सेल्फ आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, तो वो मान लिया जाएगा। और इवन ट्रांसजेंडर को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया और उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्या-क्या चैलेंजेस फेस करती है। एक तो पहली चीज तो उनको कोई एक्नॉलेज नहीं करता, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं करता, सेक्सुअल अब्यूज उनके साथ होता है, फैमिली उनको निकाल देती है, दोस्त यार उनको अलग कर देते हैं, सोसाइटी में एक कलंक के तौर पर जो है वो उस चीज को माना जाता है, राइट। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं वर्क प्लेस पर, फैमिली में, घर में, हर जगह, सोसाइटी में, राइट। और इसको खत्म करने के लिए सोसाइटी में अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है कि सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट करे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटल और फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी ये लोग काफी ज्यादा फेस कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर। ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, खुद को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, कुछ इनिशिएटिव्स हैं ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए इंडिया में। जैसे स्माइल स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करी थी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्माइल, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो ये स्माइल स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी जिसके माध्यम से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको वेलफेयर मेजर प्रोवाइड कराना, मतलब कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है वो कल्याणकारी उपाय जो है वो उनके लिए प्रोवाइड कराना, राइट। क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो बेगिंग के एक्ट मतलब बैग करते हैं, यानी कि भीख वगैरह मांगते हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि भीख ना मांगे, उनको लाइवलीहुड हम प्रोवाइड कराएं। तो ये स्माइल स्कीम जो है वो इन सब चीजों पर काम करती है, स्पेशली ट्रांसजेंडर के ऊपर। फिर एक कानून लाया गया 2019 में, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ये कानून पार्लियामेंट ने पास किया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, और उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। फिर एक और रूल्स लेकर आए गए, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिली कि जो भी ये 2019 का जो कानून था, उस कानून के प्रोविजन को इफेक्टिव बनाने के लिए ये रूल्स लाया गया। फिर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया गया। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत ये एक बॉडी जो है वो तैयार की गई, बनाई गई, और जिस बॉडी का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो है वो मेजर्स ले, प्रोग्राम्स बनाए, पॉलिसीज बनाए, स्कीम्स बनाए, कानून बनाए।
और फिर रिजर्वेशन भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्रोवाइड करा दिया गया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आती है, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेशनल पोर्टल, एक वेबसाइट हम लोग को ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए तैयार की गई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जिसके तहत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उनको हेल्प की जाएगी, राइट? और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको आइडेंटिटी कार्ड जो है वो डिजिटली मिल जाएगा, राइट? इस वेबसाइट की मदद से एक वेबसाइट जो है वो लाई गई। फिर गरिमा गृह, इस स्कीम के तहत हम लोग को देखने को मिला कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स को घर दिए जा रहे हैं, मतलब एक जगह रुकने के लिए, ठहरने के लिए, राइट? कि क्योंकि कई बार सोसाइटी में उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, भेदभाव फेस करना पड़ता है, तो सरकार अपने अंडर जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रखती है। तो ये चीज़ हम लोग को कुछ देखने को मिलती है, जिसके बारे में एक आपको आइडिया, एक जानकारी होनी चाहिए। गाइस, बात करेंगे जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल के बारे में। तो देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि ये किसकी बात हो रही है? ट्राइब्यूनल की बात हो रही है, यानी कि कोर्ट की बात हो रही है। तो ये एक ऐसी अदालत होगी जो कि जीएसटी के केसेस के साथ डील करेगी, राइट? तो इतनी सी चीज आपको इसमें समझनी है इस टॉपिक के अंदर। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल, तो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल जो है इसने अप्रूव कर दिया है कि एक नेशनल लेवल पर ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर एक कोर्ट बनाई जाएगी जो कि जीएसटी से रिलेटेड मामले को डील करेगी। तो कोर्ट की क्या आवश्यकता है? तो देखो, आज की डेट में जो नेशनल लेवल पर कोर्ट नहीं है, उसके कारण से टैक्स पेयर जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं, और हाई कोर्ट के पास जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बर्डन है, राइट? तो इसीलिए अब इस कोर्ट के आने से जो है वो हाई कोर्ट का बर्डन जो है वो कम होगा, और केसेस जो है जो इतने ज्यादा पाइल अप होते जा रहे हैं, लगातार जमा होते जा रहे हैं, उनकी बेसिकली गड्डी पे गड्डी जो है वो बनती जा रही है केसेस की, पहाड़ बनता जा रहा है केसेस का, राइट? तो वो कम होगा। और बिना ट्राइब्यूनल के टैक्स पेयर जो है उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं था, बट सिर्फ न्याय के लिए वेट करना रहता था कि कब उनका नंबर आएगा, कब उनकी तारीख आएगी और कब उनको न्याय मिलेगा, राइट? तो ये जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के आने से जो है वो थोड़ी सी राहत जो है वो मिलेगी, केसेस जो है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होंगे। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के सेक्शन 109 के तहत ये जीएसटी जो है वो तैयार, मतलब जीएसटी अपीलेट काउंसिल जो है वो तैयार किया गया, और ये एक स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है जो कि जीएसटी कानून से रिलेटेड मुद्दे को जो है वो डील करती है। और इसकी प्रिंसिपल बेंच जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलती है, और हर एक स्टेट डिसाइड कर सकती है कि उनको अपनी बेंच कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगानी है और कितनी नंबर ऑफ बेंचेस उनको चाहिए अपनी स्टेट के अंदर, और फिर उन्हें जीएसटी काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है। अच्छा, इस पर्टिकुलर अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कि 2 जुडिशियल मेंबर होंगे, 2 टेक्निकल मेंबर होंगे, और जो ट्राइब्यूनल जो होगा उसके हेड जो होंगे फॉर्मर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और पावर जो है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल की क्या होगी, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। सिविल प्रोसीजर कोड जो हम लोग को 1908 का देखने को मिलता है, उसके तहत इस कोर्ट के पास जो है वो सिविल कोर्ट की पावर जो है वो होने वाली है। ये बेसिकली सुनवाई करेगी, यानी कि मामले को सुनेगी और ऑर्डर पास कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है, राइट? अमाउंट की रिकवरी से रिलेटेड वगैरह, या किसी ऑर्डर को लागू करना है उससे रिलेटेड वगैरह, या कोई मिस्टेक्स हो गई है उसको सुधारना है, तो उससे रिलेटेड ऑर्डर्स, डायरेक्शन जो है वो देने की पावर इसके पास है। इवन ये किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल करवा सकती है अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो, और इवन पेनाल्टी भी इंपोज करने की पावर इस कोर्ट के पास होगी। और जितने भी मामले, विवाद हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसमें ड्यूज या फिर फाइन जो है वो 50 लाख रुपए से कम के हैं, तो उसको सिंगल मेंबर बेंच जो है वो डील कर सकती है ऐसे केसेस को। फिर जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जीएसटी काउंसिल जो है वो बनाई गई। इसमें बताया जाता है कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो अमेंड किया गया, और एक नया आर्टिकल 279 ए जो है वो इंसर्ट किया गया। इस आर्टिकल के तहत पावर दी जाती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो जीएसटी काउंसिल एक ऑर्डर के थ्रू बना सकते हैं। और काउंसिल के अंदर कौन-कौन मेंबर्स होते हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखना ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है, तो याद रखना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये इसके चेयरपर्सन होते हैं। और स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर जिनको रेवेन्यू या फिर फाइनेंस का चार्ज मिला हुआ है स्टेट के, राज्यों के, तो वो इसके मेंबर होते हैं। और फिर कोई भी दूसरा मेंबर जिसको हर एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, तो उसको जीएसटी काउंसिल का जो है वो सदस्य बनाया जाता है। और एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो परमानेंट इनवाइटी होते हैं जितनी भी प्रोसीडिंग होती है जीएसटी काउंसिल की उसमें। तो यानी कि ये जो सीबीईएस
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसके चेयरपर्सन याद रखना, ये कभी भी जाकर जो है वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो अटेंड कर सकते हैं, बट हाँ इनके पास कोई भी वोटिंग पावर जो है वो नहीं होती है। और अगर एक व्यक्ति जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है लोअर कोर्ट, जैसे आपको पता है ना कि हमारी कंट्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी यही होता है, एक सबसे लोअर में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, फिर एक होती है अपीलेट अथॉरिटी जहां पे आप जाकर अपील कर सकते हो, फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल हम लोग को देखने को मिलता है नेशनल लेवल पर, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होती है, राइट। तो इस तरीके से जो है ये पूरा सिस्टम जो है वो चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। गाइस बात हो रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू जो है वो फ्री में एलपीजी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और सब्सिडी जो है वो एलपीजी सिलेंडर के ऊपर जो है वो दी जाती है, और ये कनेक्शन जो है वो महिलाओं के नाम पर होता है। मेन ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का यही है कि महिलाओं को जो है वो जो हमें देखने को मिलता है कि अनक्लीन जो कुकिंग फ्यूल जो होते हैं, जैसे कि महिला जो है वो कंडे को जलाकर खाना पकाती हैं, लकड़ी को जलाकर खाना पकाती हैं, तो उससे जो धुआं निकलता है तो उसके कारण वेरियस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो महिलाओं को और छोटे बच्चों को सहन करनी पड़ती है, और इस चीज को इंडोर पॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोर पॉल्यूशन। तो इंडोर पॉल्यूशन से जो है वो महिलाओं को और बच्चों को बचाने के लिए और उनको डिपॉजिट फ्री बेसिकली क्लीन कुकिंग फ्यूल यानी कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो डिपॉजिट फ्री प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई। और ये स्कीम वुमेन को एम्पावर जो है वो करती है, क्योंकि एक घर में जो अडल्ट महिला है उसी के नाम पर ही प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, एलपीजी कनेक्शन, राइट। और इसके दो फेजेस हम लोग को देखने को मिले। पहला फेज जैसे ही सक्सेसफुल हुआ तो दूसरा फेज शुरू कर दिया कि और भी लोगों को इस स्कीम से जो है वो जोड़ना है, शामिल करना है। और अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के थ्रू जो सब्सिडी जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब 200 रुपए की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी 14.2 केजी के सिलेंडर में। 12 रिफिल, एक साल में 12 रिफिल जो है वो किया जाएगा, और ये सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो है वो प्रोवाइड की जाएगी एलिजिबल बेनिफिशियरीज के। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऑलरेडी ये सब्सिडी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया था 2022 से ही। और टारगेटेड सब्सिडी की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि एलपीजी के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है सिलेंडर के प्राइस इंक्रीज हो गए, राइट। तो ये चीज थी जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 2016 की स्कीम, राइट। गाइज हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जानेंगे ओबीसी के बारे में, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ओबीसी से रिलेटेड। सो ओडिशा सरकार ने अभी रिसेंटली एक कानून जो है वो लेकर आई है, ओबीसी से रिलेटेड कानून। और ओडिशा सरकार ने प्रपोजल रखा है कि अमेंड करो सेक्शन 9 ओडिशा स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 का। और इसमें ये इंसर्ट कर रहे हैं, और इसमें ये बोल रहे हैं कि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी बैकवर्ड क्लास को जो है वो इंक्लूड कर सकती है बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी लिस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास को शामिल किया हो तो मतलब और सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लिस्ट होती है कि कौन सी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी की लिस्ट में जो है वो कौन से ग्रुप्स आएंगे, कौन सी कास्ट आएंगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट निकालती है। तो ये कहा जा रहा है कि अब से स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ओबीसी की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर सकती है, अगर वो कम्युनिटी सेंट्रल लिस्ट में शामिल है, सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट में शामिल है। तो यहां तक बात समझ में आई कि सेंट्रल में जो की लिस्ट में अगर उस कम्युनिटी का नाम शामिल होगा तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली उस कम्युनिटी को जो है वो अपनी लिस्ट में भी जो है वो शामिल कर सकेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये कानून जो है वो पावर दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो किसी भी क्लास ऑफ सिटीजन को बैकवर्ड क्लास जो है वो घोषित कर सकते हैं स्टेट की लिस्ट में, अगर उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ ओबीसी जो है वो उस स्टेट के लिए लिस्ट कर दिया है। तो राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बस इतनी सी एक न्यूज थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो ओबीसी का कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से निकल कर आ रहा है?
तो 1980 की मंडल कमीशन रिपोर्ट से निकल कर आ रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना, 1980 की मंडल कमीशन रिपोर्ट ने जो है वो ओबीसी को जो है वो डिफाइन किया है। तो क्या डिफाइन किया है? ओबीसी अमंग हिंदूज, यानी कि नॉन हिंदूज जो है वो ओबीसीज नहीं होंगे, एक्सेप्ट कोई हिंदू जिसने अपने धर्म को चेंज कर दिया हो, कन्वर्ट कर दिया हो। तो जो कन्वर्जन वाले हिंदूज हैं, तो उनको ओबीसीज का दर्जा दिया जा सकता है, बट नॉन हिंदूज जो है उनको ओबीसीज का दर्जा जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये फैक्ट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। तो 1980 की मंडल कमीशन रिपोर्ट के तहत ओबीसीज अमंग हिंदूज, जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है किस आधार पर? सोशियो एजुकेशनल फील्ड सर्वे के आधार पर, यानी कि देखा जाता है कि वो मतलब एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोसाइटी में बैकवर्ड है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन, कि वो आर्थिक रूप से जो है वो कमजोर है। तो ये चीज जब देखी जाती है, तो उसके बाद जो है बताया जाता है कि ओबीसीज की लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। और फिर 1961 की सेंसस के रिपोर्ट पर हम लोग को ये चीज जो है वो देखने को मिली कि आइडेंटिफाई किया गया कि भाई कौन कौन लोग जो है वो मतलब हिंदूज, दूसरी कास्ट के, अलग अलग कास्ट के जो कि बैकवर्ड है। फिर उनकी एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई। और नॉन हिंदूज में ये कास्ट सिस्टम जो है वो ज्यादा चलता नहीं है, इसलिए नॉन हिंदूज को इसमें शामिल नहीं किया जाता, राइट। बट हाँ, इक्वलिटी, अनटचेबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हिंदूज जो है वो कन्वर्ट हो गए थे, राइट। जैसे आपको पता ना कि जैसे कि जो हम लोग को शूद्र देखने को मिलते थे, तो उनके ऊपर जो है वो काफी एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था, तो लोग बाग जो है वो उन्होंने अपना धर्म जो है वो चेंज कर दिया था। तो ये कहा गया है कि जिन लोगों ने भी अपना धर्म वगैरह चेंज किया, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है एज ओबीसीज के तौर पर, बट सिर्फ हिंदूज को ही आइडेंटिफाई किया जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि एक लिस्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हम लोग को रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए देखने को मिलती है, क्योंकि एससी एसटी से रिलेटेड रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है। बट ओबीसी के केस में स्टेट गवर्नमेंट के पास शक्ति है कि वो मेंटेन कर सकती है अपनी खुद की लिस्ट ओबीसीज की, और उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए। सो यूनियन ओबीसी लिस्ट हम लोग को रिजर्वेशन की देखने को मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं और सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं उसके लिए है। और ओबीसी लिस्ट जो स्टेट लेवल पर बनाई जाती है, तो वो स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 हम लोग को देखने को मिला था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट्स को, राइट। और आर्टिकल 338 बी जो है वो इंसर्ट किया गया, और जिसमें बताया गया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होंगे, ड्यूटीज होंगी, क्या पावर्स होंगी। इसको कार्य दिया गया कि ये मॉनिटर करेगी कि भाई किस प्रकार से जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, तो उनको कैसे हम लोग जो है वो डेवलप करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, तो उसको ये मॉनिटर करती है। फिर आर्टिकल 342 ए जो है वो डील करता है, यानी कि ये पावर प्रोवाइड कराता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो एक पर्टिकुलर कास्ट को नोटिफाई कर सकते हैं एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, राइट। और पार्लियामेंट जो है वो इस लिस्ट को चेंज भी कर सकती है, यानी कि इस पर्टिकुलर जो लिस्ट होती है जिसमें ओबीसीज वगैरह रहते हैं, या सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की जो कास्ट हैं, ग्रुप्स हैं, वो रहते हैं, तो उसको पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। फिर एक केस हम लोग को देखने को मिला था, मराठा रिजर्वेशन का केस, जिस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बोला था कि सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही पावर है ओबीसी लिस्ट को बनाने की। बट उसके बाद हुआ ये कि सरकार जो है वो लेकर आई 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021 में, जिसमें सरकार ने जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वो वापस दे दी, कि स्टेट गवर्नमेंट भी ओबीसी लिस्ट को जो है वो मेंटेन कर सकती है। फिर आर्टिकल 366, 26 सी और आर्टिकल 338 बी क्लॉज 9, इसमें अमेंडमेंट किए गए, और जिसके तहत अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली नोटिफाई कर सकती है ओबीसीज को, बिना बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को रेफर किए। और स्टेट लिस्ट जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट के डोमेन से जो है वो बाहर निकाल दी गई है, और अब असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो स्टेट लिस्ट को जो है वो डील कर सकेगी, मतलब कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना है, वो डायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसको डील कर सकती है। फिर इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओबीसी से रिलेटेड हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5, इस क्लॉज के तहत जो है वो मतलब 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत इस क्लॉज को शामिल किया गया था। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, राइट। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
या एडेड हो या अनएडेड हो, मतलब कि फंडेड बाय गवर्नमेंट हो या नॉन फंडेड बाय गवर्नमेंट हो, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट हो या नॉन सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट हो, तो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वो बैकवर्ड क्लासेस को एडमिशन के लिए कुछ रिजर्वेशन वगैरह या कुछ राहत जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के तहत। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत इसमें पब्लिक सर्विसेज के अंदर रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है बैकवर्ड क्लासेस को। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए के तहत अलाउ किया जाता है स्टेट को कि वो रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रमोशन के लिए। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बी के बारे में बात करें, तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि जो भी वैकेंसी है जो रिजर्व्ड रखी जाती हैं बैकवर्ड क्लास के लिए, और वो अगर वैकेंसी फुलफिल नहीं हुई हो, यानी कि वो पद जो है वो भरा ना हो, तो बताया जाता है कि उसको जो है वो ध्यान में रखा जाए, और ये बिल्कुल एक सेपरेट क्लास होगी वैकेंसी की, और ये 50% के रिजर्वेशन में के दायरे में नहीं आएगी। फिर आर्टिकल 340 की बात करें, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई क्या कंडीशन है बैकवर्ड क्लासेस की। फिर आर्टिकल 338 बी के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया इसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, राइट। गाइस, आईपीसीसी की एक रिपोर्ट हम लोग को इंडिया के एफॉरेस्टेशन पॉलिसी को लेकर देखने को मिल रही है। तो ये रिपोर्ट जो है वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने रिलीज करी है। सो इंडिया की एफॉरेस्टेशन पॉलिसी, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना, वनीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि हम लोग जो है वो आज की डेट में सबसे पहली चीज हमें ये करनी चाहिए कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, मतलब कि जो हमारे पेड़ पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनको हमें नहीं काटना है किसी भी कीमत पे। देखो, हम लोग आज की डेट में इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि हमने इस पूरे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंचाया है, तो आज की डेट में हमारी पॉलिसी क्या होती है कि उस नुकसान को हमें रिवर्स करना है। तो ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि उस नुकसान को रिवर्स करने की बजाय और नुकसान हम ना करें, वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि इसमें हाईलाइट किया गया है कुछ ऐसी पॉलिसी इंडिया की, जिस पॉलिसी के माध्यम से आपको शायद पता हो कि इंडिया के अंदर एक पॉलिसी ऐसी भी चलती है जिस माध्यम से हम लोग एक जगह पर अगर कहीं पर पेड़ कटवाते हैं तो उसके एवज में कहीं और दूसरी जगह पर जो है वो पेड़ लगाने मैंडेटरी होते हैं। पता है ना ये वाली बात आप सभी को? तो ये कहा जा रहा है कि भाई आप पेड़ काटो ही मत ना यार, उस काटने से बचो, पेड़ को कटवाने से बचो। जैसे कि आपको पता होगा ग्रेट निकोबार का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ काटने की बात जो है वो की गई है। तो कहा यह जा रहा है कि भाई आप पेड़ मत काटो, जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करके भी रखोगे तो भी काफी हद तक आप इस क्लाइमेट क्राइसिस से बच सकते हो। बट आप क्या कर रहे हो कि एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को ही जो है वो काटते जा रहे हो, और पुराने जो आपने ऑलरेडी नुकसान कर दिया उसको रिस्टोर करने में ज्यादा पैसा लगा रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो ऑलरेडी इकोसिस्टम जो बना बुनाया है उसको तो डैमेज मत करो। तो ये रिपोर्ट कह रहा है। और सरकार की अगर इंडियन गवर्नमेंट की हम बात करें, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है संकल्प लिया था कि इंडियन गवर्नमेंट 2030 तक कार्बन सिंक ऐड करेगी 2.5 से लेकर 3 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, यानी कि भारी मात्रा में 2.5 से 3 गीगा टन जो कार्बन सिंक हम बनाएंगे, मतलब कि इतने सारे पेड़ लगाएंगे कि इतनी 2.5 टू 3 गीगा टन तक कार्बन को जो है हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें, राइट। तो ये इंडिया का संकल्प था कि 2030 तक का संकल्प। तो ये संकल्प थोड़ा सा जो है वो याद रखना है, इससे रिलेटेड आप मेंस में भी जो है ये संकल्प का उपयोग कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, राइट। और अगर हम वनीकरण के बारे में बात करें और कैंपा के बारे में बात करें, तो कैंपा के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैंपा का फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। देखो नाम से समझ में आ रहा है ये क्या है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, मतलब कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट बनता है और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से कहीं पर भी पेड़ काटे जाते हैं, तो ये बेसिकली कहीं और दूसरी जगह पर पेड़ लगाना मैंडेटरी होता है, राइट। तो ये बेसिकली एक अथॉरिटी क्रिएट की गई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर क्रिएट की गई थी 2002 में, और इसको हेड किया जाता है एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि काम्पा के जो चेयरपर्सन जो होते हैं वो एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग कैंपा जो है वो प्रमोट करती है एफॉरेस्टेशन को, वनीकरण को। और इसके अलावा सरकार का एक और कानून हमें देखने को मिलता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इस पर्टिकुलर कानून के थ्रू जो भी जंगल वाला जो एरिया है उसको अगर हम लोग काट कर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए उसको उपयोग करते हैं, तो बताया ये जाता है कि आप जो है वो ना ही सिर्फ एक जंगल एरिया को जो है वो काट रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, बल्कि उसके साथ साथ वहां पर रहने वाली जो प्रजातियां हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत जो भी प्रोजेक्ट जो है, जो भी
डाइवर्जन करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट की जमीन को जो है वो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए उपयोग करते हैं, तो उनको कहीं और फॉरेस्ट लगाना जरूरी है। और इसी चीज को जो है वो आईपीसीसी के तहत बोला गया है। मतलब ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज जो हमें देखने को मिलता है, इसने बोला है अपनी रिपोर्ट में कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो जो है वो आप और भी ज्यादा नुकसान जो है वो फेस करोगे। अब कुछ इश्यूज ये भी आ रहे हैं, जैसे कि इस फंड में, जैसे कि आप क्या करते हो कि कहीं पर भी फॉरेस्ट मतलब काटते हो तो दूसरी जगह आपको एफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। तो इशू ये है कि आपको सबसे पहली चीजों पर फोकस ये करना है, मतलब जो देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने कहीं पर फॉरेस्ट एरिया पर पेड़ पौधे काट कर पैसे दे दिए हैं, राइट, कैंपा को या अथॉरिटी को, सरकार की, तो वो पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो पहला सबसे बड़ा इशू हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार के कैंपा जैसी अथॉरिटी हुई और सरकार के कुछ ऐसे कानून होते हैं, ये बेसिकली डिफॉरेस्टेशन को और बेसिकली इजी बनाते हैं कि भाई आप कर लो डिफॉर, हम कहते हैं कि आप कर लो, आप पेड़ काट लो, बट दूसरी जगह लगाना है। वो आईपीसीसी कह रही है गलत है भाई, पेड़ कटवाओ ही मत ना। क्यों पेड़ कटवा रहे हो, जो ऑलरेडी इतना नुकसान चल रहा है, तो वो क्यों कर रहे हो ऐसा, राइट? और आपके पास कोई भी कंडीशन नहीं है डिनाई करने की, आप डिनाई नहीं कर रहे हो, यानी कि जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, आप उनको मना नहीं कर रहे हो डिफॉरेस्टेशन करने के लिए। तो ये सब मुद्दे जो है वो अभी हाईलाइट किए गए हैं। और कंपनसेशन के अलावा भी आपको पता है कि भाई जहां पर भी जंगल वाला एरिया होता है, वहां पर आदिवासी जनजातियां वगैरह रहती हैं, तो वो आदिवासी जनजातियां का आजीविका क्या होगा, कहाँ जाएंगी वो यार, राइट? बायोडायवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, वहां की प्रजातियां वगैरह खत्म होती आ रही, क्योंकि जंगल तो प्रजातियों का घर है, राइट? अगर आप जंगल काट दोगे तो प्रजाति कहां पर रहेगी, राइट? तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो और इवन ये भी कहा गया है कि रिसर्च में ये पाया गया है कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो और भी ज्यादा मात्रा में कार्बन को जो है वो करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेड़ है, भाई एक पेड़ 10 20 30 50 100 साल पुराना पेड़, वो कितनी ज्यादा मात्रा में जो है वो कार्बन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और आप उसी पेड़ को काट दोगे और फिर छोटा सा पौधा लगा दोगे, तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि उस छोटे से पौधे को जो है वो पेड़ बनने में जो है वो सालों लग जाएंगे, यानी कि इतनी भारी मात्रा में कार्बन को एब्जॉर्ब करने में सालों लग जाएंगे, राइट? तो ये भी एक चीज हमें देखने को। अच्छा, एक और चीज शायद आपने पढ़ी हो कि कार्बन साइकिल के बारे में आपने एनवायरमेंट में पढ़ा हो, जैसे कि जनरल स्टडीज की क्लासेस मैंने कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने वो क्लासेस फॉलो करी हैं, तो या फिर आपने कहीं पर भी कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ा है, तो आपको एक चीज तो अच्छे से पता है कि ये जो पेड़ जब हम काटते हैं, तो पेड़ जब मर जाता है तब वो कार्बन भी रिलीज करता है एनवायरमेंट में, जो उसने एब्जॉर्ब किया हुआ है, राइट? तो और नुकसान कर रहे हो आप एनवायरमेंट को। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो मैंने भी आपको बताई, ये भी आप मेंस में उपयोग कर सकते हो। और नेचुरल इकोसिस्टम का कोई कंपैरिजन नहीं है, जो नेचुरल है वो हमेशा नेचुरल रहेगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करता है, प्रजातियों को, लोगों को, बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करता है। और इतना बेहतरीन नेचुरल इकोसिस्टम बनने में बहुत टाइम लगता है। और रिपोर्ट ने बेसिकली सोलार और विंड पावर के बारे में बताया। तो बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट के में एक चीज पाई गई है कि एक अच्छा पोटेंशियल जो है वो सोलार पावर में है। बट ऑब्वियस ही बात है कि सोलार पावर में भी नुकसान ये है कि सोलार पार्क जो इंडिया के अंदर है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी कंज्यूम करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, अरे यार सोलार पार्क तो सूर्य से रिलेटेड है, कि सूर्य की एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो वो पानी कहाँ से जो है वो उसमें लग रहा है। भाई साहब, सोलार पैनल जो होते हैं ना, उनको धोने में, उनको साफ करने में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो लगातार पानी जो है वो कंज्यूम वो करता है। और एक स्टडी सामने आती है नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन की 2018 की, जिसमें ये पता मतलब बताया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि वेस्टर्न घाट में जो विंड फार्म्स हमने लगाए हैं, यानी कि आपने देखा ना अलग अलग जगह पे आप जाते हो तो वो आपको वो दिखाई देता है, राइट? पंखा जो है वो गोल गोल घूमता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करता है लगातार, राइट? तो बोल रहे हैं उस चीज के कारण इशू ये हो रहा है, विंड मिल के कारण इशू ये हो रहा है कि बर्ड्स, चिड़ियां जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि विंड फार्म जो है वो चिड़ियों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये सब रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है। अब आईपीसीसी के बारे में हम लोग बात करें, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, जिसको स्टैब्लिश किया था किसने? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने 1988 में। और ये जितने भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज जो है और डब्ल्यूएमओ की मेंबर कंट्रीज है, सभी के लिए ये ओपन है इसकी मेंबरशिप आईपीसीसी की। और इसके काम क्या होता है? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, आईपीसीसी अपनी खुद की रिसर्च नहीं करती है, आईपीसीसी खुद से मॉनिटर नहीं करती है कि क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये बेसिकली दूसरे की रिपोर्ट को एनालाइज करती है और फिर उसको रिव्यू करके पब्लिश करती है। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। गाइस, रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो थी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, उसने हाईलाइट करी है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो काफी कम पैसा जो है वो खर्च कर रही है स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स की एजुकेशन के ऊपर। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के पहले 9 महीने में
मिनिस्ट्री ने मात्र 1% से भी कम पैसा जो है वो खर्च किया है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के ऊपर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स की। अब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब 10वीं से पहले। तो अपन बोलते हैं ना कोई व्यक्ति मैट्रिक पास है मतलब कि उसने 10वीं पास कर ली है। तो सरकार की एक स्कीम थी 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, उनको पढ़ाने से रिलेटेड, उनको बेसिकली स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने से रिलेटेड। तो अभी ये बताया जा रहा है कि उस पर बहुत कम पैसा, 1% से भी कम पैसा जो एलोकेट हुआ है वो खर्च हुआ है। और बताया जा रहा है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम यानी कि 11th और 12th के बच्चों के लिए जो स्कीम लाई गई थी स्कॉलरशिप स्कीम, उसमें भी आधे से भी कम अमाउंट जो है वो स्पेंड किया हुआ है। और सरकार की एक यशस्वी स्कीम भी है जिसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, उसमें तो 2% से भी कम पैसा जो है वो, या लगभग 2% के आसपास पैसा जो है वो खर्च किया है। सरकार ने बोला है कि पहले जो स्कीम जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट के लिए और एक वो बच्चों के लिए जो हजार्डस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटीज हो गई, राइट। तो इस प्रकार के जो हजार्डस ऑक्यूपेशन नहीं होते, तो उस पे जो बच्चे इन्वॉल्व थे तो उनको पढ़ाने के लिए स्कीम लाई गई थी। फिर 2022 और 2023 में इन स्कीम को जो है वो एक सिंगल स्कीम में मर्ज कर दिया गया। नए सिस्टम के तहत केंद्र सरकार जो है वो 60% जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो है वो स्पेंड करती है, यानी कि बच्चों के बैंक अकाउंट में, यानी कि आधार लिंक बैंक अकाउंट उनके पेरेंट्स वगैरह का जो बेनिफिशियरी का है, तो उनके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे। बट इशू ये था कि ये पैसे तभी ट्रांसफर होंगे 60% जब स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना 40% का शेयर जो है वो देगी। अब मैं आपको थोड़ा सा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताऊं। अभी तक की न्यूज तो आपको समझ में आ गई होगी कि सरकार जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम में बहुत कम पैसे जो है वो खर्च कर रही है। तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9th और क्लास 10th की स्कीम हमें देखने को मिलती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसको 2006 में सरकार ने लॉन्च किया था और स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये इंप्लीमेंट की जाती है। और ये ओपन एंडेड स्कीम जो थी जिसमें सभी के सभी शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को कवर किया जा रहा था, जो बेसिकली 9th और 10th क्लास में है और जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए तक की है। और कंट्रीब्यूशन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 75% था और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 25%। और जब अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और हिली स्टेट्स की, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट 90% खर्च करती है और स्टेट गवर्नमेंट उसमें 10% खर्च करती है, यानी कि अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। और यूनियन टेरिटरी के मामले में यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से 100% पैसा जो है वो इस स्कीम में लगाया जाता है। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए थी क्लास 11th और उससे ऊपर की, जो जैसे मैंने भी आपको बताया। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको इंप्लीमेंट करती है स्टेट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी ओपन एंडेड स्कीम थी जिसमें सभी शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को कवर किया गया था जिनकी जो क्लास 11th या उससे ऊपर के हैं और जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख या उससे 2.5 लाख रुपए तक की है, राइट। और कंट्रीब्यूशन इसमें 75% 25% का है, वो सेम पूरी चीज जो अभी हमने प्री मैट्रिक स्कीम में जो है वो डिस्कस करी। अब पीएम यशस्वी स्कीम एक हम लोग को देखने को मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। इसे पीएम यंग अचीवमेंट स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है ओबीसी को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों को, स्टूडेंट्स को, और नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब, डी नोटिफाइड ट्राइब्स को, यानी कि स्टूडेंट्स को। और सेम कंडीशन वही है कि उनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, एनुअल इनकम, राइट। और ये बेसिकली दो लेवल में दी जाती है, एक 9th के बच्चों को और एक जो बच्चे हैं 11th के, उनको जो है वो दी जाती है। और सिलेक्शन जो होता है वो एक रिटन टेस्ट के माध्यम से होता है। इस स्कीम के तहत स्कॉलरशिप स्कीम का सिलेक्शन एक रिटन टेस्ट होता है और इस रिटन टेस्ट को यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं और जिसको कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब मैं आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश करी थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है और जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत जो है वो रजिस्टर हुई है। ये बेसिकली एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाती है, राइट। तो ये फैक्ट्स थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। गाइस, हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। सो तमिलनाडु की असेंबली ने अभी फिर से अडॉप्ट किया है एक बिल को। री अडॉप्ट करने का मतलब फिर से ये बिल जो है वो लेकर आई है, क्योंकि इससे पहले जब तमिलनाडु की सरकार एक बिल लेकर आई थी तो उस बिल को तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने रिटर्न कर दिया था और ये कहकर रिटर्न किया था कि ये संविधान के अधिकार से बाहर है और अदालतों के फैसले के खिलाफ है। अब फिर से ये तमिलनाडु असेंबली एक बिल जो है वो लेकर आ गई है जिसका नाम है तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल 2022। ये बिल जो है वो पहली बार अडॉप्ट किया गया था असेंबली में जब सरकार ने जो है वो कंडक्ट किया था एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्वे 2022 में, ये देखने के लिए कि बेसिकली ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं
जो स्टूडेंट्स खेलते हैं उस पर उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और आपको ऑलरेडी पता है कि काफी सारे केसेस ऐसे भी सामने आए हैं ऑनलाइन गेम से रिलेटेड, जिसमें लोगों की जान तक जो है वो जा चुकी है। और यहाँ पर तो बात हो रही है सट्टेबाजी की, और जो कि काफी ज्यादा एडिक्टिव होता है। तो ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो होती क्या है, राइट? ऑनलाइन जुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये इंटरनेट पर खेले जाने वाला जुआ हम लोग को देखने को मिलता है, जिस पर लोग जो है वो बेटिंग लगाते हैं, राइट? और किस ऑब्जेक्टिव से कि उनको कैश प्राइज मिलेगा, मनी मिलेगा या कोई अवार्ड मिलेगा। अलग अलग प्रकार की डिवाइस पे, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन पर ये खेला जाता है। इसमें वर्चुअल करेंसी का उपयोग जो है वो होता है, राइट? और फिर आपको एक और फैक्ट बताऊं मैं कि ग्लोबल ऑनलाइन गैम्बलिंग का मार्केट साइज जो है वो 63.53 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है 2022 में, और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये ग्रो करेगा हर साल 11.7% की ग्रोथ से 2023 से 2030 तक के पीरियड में। और एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट ऑनलाइन गैम्बलिंग मार्केट है, जिसमें चाइना और जापान जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है। और ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात करें तो ज्यादातर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस और कानून हम लोग को देखने को मिलता है। तो किस किस प्रकार के गेम्स होते हैं, जैसे कसिनो गेम्स हम लोग को देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स पर बैटिंग होती है, राइट? इससे रिलेटेड काफी सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह भी जो है वो आप अक्सर जो है वो ऑनलाइन देखते रहते होंगे कि बैटिंग करो। पोकर होते हैं, वो पत्ते खेलने वाला गेम, फिर लॉटरी होती है एक। बट कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड, क्योंकि इसका एडिक्शन जो होता है वो काफी गंदा होता है। तो एडिक्शन एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो है वो रेगुलेशन की कमी हम लोग को देखने को मिलती है, सरकार इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाती, राइट? और तीसरा चैलेंज 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 हम लोग को ये देखने को मिलता है अंडर एज गैम्बलिंग, क्योंकि साइट जो है वो इजिली माइनर्स को अट्रैक्ट कर देती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कि उनको लगता है अरे वो आसानी से पैसे कमा लेंगे, आसानी से बड़े आदमी बन जाएंगे, तो उनको अट्रैक्ट कर दिया जाता है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें होती है, काला पैसा जो है वो बहुत लगाया जाता है इसमें। फिर साइबर सिक्योरिटी का रिस्क भी इसके अंदर हम लोग को बहुत देखने को मिलता है। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स भी जो है वो चुरा सकते हैं, राइट? फिर सोशल आइसोलेट एक व्यक्ति हो जाता है, दिन भर मोबाइल में लगा हुआ है। यार मैं तो इवन आपको एक चीज बताता हूँ कि दिवाली वाला दिन था, अभी लास्ट ईयर की दिवाली की बात करता हूँ मैं। अब देखो ये चीज मैं ऑनलाइन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। मैं एक माफिया के घर में था, मतलब माफिया इन द सेंस कि वो बहुत साहूकार आदमी, मतलब एकदम से उसका दबदबा भयानक तरीके से चलता है। और वो भी मतलब ऐसा ऐसा नहीं, छोटे लेवल पर नहीं, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, ग्लोबल लेवल तक भी उसके डंके बजते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के मैं घर में था दिवाली वाले दिन, और उस समय उसके यहाँ एक पर्टिकुलर प्रकार की पार्टी चल रही थी। और मैंने अपनी लाइफ में देखो, जो पत्ते जो होते हैं ना, अंदर बाहर गेम होता है, अलग अलग प्रकार के पत्ते वगैरह होते हैं, तो लोग जो खेलते हैं दिवाली वाले दिन, अब भाई मैं नहीं खेलता, मैं इन सब एक्टिविटीज में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं उनके घर पे था और उस समय जो है वो गेम चल रहा था। तो जब वो गेम चल रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा यार 10-10 लाख रुपए की बैटिंग चल रही थी। मैंने कहा 10 लाख रुपए, मतलब स्टार्ट जो हुआ था उनका 50,000 से रुपए से हुआ था। मैंने कहा चलो ठीक है 50-60 हजार मैक्सिमम होगा, बट 50,000 से ही स्टार्ट हो रहा है और 10 लाख रुपए तक की बैटिंग चल रही है। अच्छा, उस बीच एक व्यक्ति मुझे ऐसा दिखाई दिया जो मतलब स्टार्टिंग से ही कोई मोबाइल डिवाइस पे था, और वो टक 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 खेले जा रहा था, खेले जा रहा था, खेले जा रहा था। मैंने कहा यार देखो, इतना बड़ा आदमी होकर जो है वो मोबाइल गेम खेल रहा है। मैं बड़ा थोड़ा सा शॉक भी था। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया यार ये क्या है? तो उसने बताया कि यार, अरे यार ये देखो 6 लाख रुपए हार गया। मैंने कहा क्या 6 लाख रुपए हार गया? फिर थोड़ी देर बाद, करीब 2-1 घंटे के बाद, उनका वो लगातार लगा हुआ था, लगातार बोलते 23 लाख रुपए जीता हूं मैं। अब आप सोचो, ऐसे लोग हैं, इतने इतने लाखों रुपए जो है वो इसमें कमा रहे हैं, गवा रहे हैं। और एक प्रकार का एडिक्शन है कि वो लगा हुआ था, टिंग 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 टिंग, पता नहीं क्या वो चिप्स विप्स जो है वो दे रहा था, ऐसा कुछ गेम था वो नहीं होता कि क्या बोलते हैं उस गेम को, कि एक बॉल जो होती है वो एक नंबर पर आकर जो है वो रुकती है, तो आपको जो है वो पैसे मिल जाते हैं। तो वो उस पर पैसे लगा रहा था, खतरनाक। भैया अजीब अलग अलग टाइप की किस्म के लोग होते हैं, बट वो काफी एडिक्टिव होता है, नहीं करना चाहिए भाई। जुआ वुआ सबसे बेकार चीज है, राइट? बट हालांकि इसके एडवांटेज भी हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग के, जैसे कि एंटरटेनमेंट एक प्रकार का होता है, लोग टाइम पास वगैरह कर लेते हैं, रेवेन्यू भी इससे जो है वो जनरेट होता है, राइट? टूरिज्म एक प्रकार का ये हेल्प करता है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, राइट? फॉरेन प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है, राइट? जो इंटरेस्टेड होते हैं इंडियन थीम्ड गेम्स में, राइट? तो उनको यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है जो कि उनकी होम कंट्री में उनको नहीं मिल पाता है। फिर रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ गैम्बलिंग ऐसी होती है जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, भाई आप इस लिमिट से ऊपर जो है वो पैसा नहीं लगाओगे, बट एक प्रकार से अनलिमिटेड ही होता है ये। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से कानून है जो कि गैम्बलिंग से रिलेटेड है, जुए से रिलेटेड है हमारी कंट्री के अंदर। तो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1967 हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि बैन लगाता है कि किसी प्रकार से जो है जितने भी गैम्बलिंग हाउसेज जो है उनके ऊपर बैन लगा देता है, राइट? हालांकि इसके अंदर कोई भी ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड चीजें मेंशन नहीं है। फिर एक आईटी एक्ट 2011 का हम लोग को देखने को मिला, इसको अमेंड किया गया, इसमें प्रोविजन जो है वो लाए गए, राइट? ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड, जो कहता है कि कोई भी वेबसाइट जो ऑफर करती है ऑनलाइन गैम्बलिंग को, राइट, और जो बेसिकली इंडिया के बाहर जो है वो लोकेटेड है, तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा देता है। काफी सारी स्टेट्स इंडिया के अंदर उनके खुद के कानून भी हम लोग को गैम्बलिंग से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जैसे गोवा से, क्या आप गोवा में जाओगे तो क्रूज में जो है वो प्रॉपर गैम्बलिंग होती है, आपको शायद पता हो। फिर काफी सारे कोर्ट के जजमेंट भी सामने आए, जैसे कि डॉक्टर के आर
लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का एक केस था 1996 का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो कहा था कि जो स्किल्स के जो गेम हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि हॉर्स रेसिंग हो गया, रमी हो गया, राइट, इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए गैम्बलिंग के तौर पर, राइट, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत। फिर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण का केस हम लोग को 1968 में देखने को मिला, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है वो ये चीज कही थी कि रमी खेलना जो है वो गैम्बलिंग के तौर पर जो है वो माना जाएगा, राइट, और ये इलीगल है, तो रमी जो है वो इलीगल है। फिर वरुण गंबर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का एक केस हमें देखने को मिलता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम जैसे कि ड्रीम 11 हुआ, इसके अंदर कुछ डिग्री ऑफ स्किल्स जो है वो चाहिए, तो इसलिए इसको गैम्बलिंग जो है वो माना नहीं जाएगा। यानी कि ड्रीम 11 करके आपने बहुत सारे एड्स जो है वो देखे होंगे, लगातार आते रहते हैं ऑनलाइन, तो ये जो है वो गैम्बलिंग नहीं है, तो ये चीज जो है वो कोर्ट ने कही थी। फिर महालक्ष्मी कल्चरल एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का एक केस था 2013 का, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन गेम जो चांस का होता है, जैसे पोकर हो गया, रमी हो गया, तो इसको गैम्बलिंग माना जाएगा और ये इलीगल है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर श्री कृष्णा अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था 1999 का, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि पोकर के अंदर जो है वो कुछ स्किल्स की आवश्यकता है, इसलिए उसको गैम्बलिंग ना माना जाए। तो अलग अलग जजमेंट्स हम लोग को अलग अलग हाई कोर्ट्स की तरफ से जो है वो देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए, कानून से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, बट अभी भी पूरी तरह से जो है वो ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है वो इंडिया के अंदर रेगुलेट नहीं की जाती है। मानहानि के बारे में तो आपको पता है कि मानहानि जो है वो होती क्या है, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा गलत गलत जो है वो बोले, उसकी इमेज को खराब करने के लिए, वो होती है मानहानि, राइट। दो प्रकार की मानहानि होती है, एक सिविल नेचर की होती है, क्रिमिनल नेचर की होती है, और इसी चीज को हम लोग समझेंगे। और मानहानि से रिलेटेड टॉपिक न्यूज में हम लोग को इसलिए देखने को मिला क्योंकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस है। आप जानते होंगे इस चीज के बारे में, काफी पॉपुलर केस है ये, और इसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिला क्योंकि मोदी जी के सरनेम के ऊपर जो है उन्होंने टिप्पणी जो है वो करी थी, तो इसलिए उनके ऊपर मानहानि का केस जो है वो फाइल हो गया। बट हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो है कि मानहानि, मानहानि होती क्या है। तो मानहानि का मतलब यह है कि किसी के बारे में गलत स्टेटमेंट देना, फॉल्स स्टेटमेंट देना, एक व्यक्ति के बारे में, प्लेस के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, उसकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए। जैसे आप कंपनी की किसी प्रोडक्ट की अननेसेसरली रेपुटेशन खराब करने के लिए उल्टी सीधी चीजें बोलते हो, तो वो मानहानि के जो है वो दायरे में आएगा। और इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो ओरली या फिर रिटन फॉर्म में अगर पब्लिश्ड है तो वो माना जाता है। स्टेटमेंट जो होता है वो एक पर्सन की डिग्निटी को, यानी कि उसके स्टेटस को, उसकी रेपुटेशन को खत्म करने के लिए या उसको गिराने के लिए अगर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वो मानहानि के दायरे में आएगा। तो मानहानि दो प्रकार की होती है, जैसे मैंने आपको बताया, सिविल नेचर की और एक क्रिमिनल नेचर की। सिविल नेचर की मानहानि के बारे में बात करें तो इसमें एक व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट जा सकता है या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में जा सकता है, राइट, क्लेम करने के लिए, और इसमें इसको रहे मॉनेटरी कंपनसेशन मिलता है और इसमें कोई भी जेल की सजा नहीं होती। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के बारे में उल्टी सी चीजें जो है फैलाई, यानी कि किसी व्यक्ति ने, तो अगर वो कंपनी वाला उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो मानहानि का केस फाइल करता है, तो वो कंपनी वाला क्लेम कर सकता है कि भाई आपके इस स्टेटमेंट के कारण जो है, या आपके इस पब्लिकेशन के कारण जो है वो मेरा इतना नुकसान हुआ है और आपको ये नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो जहां पर आता है मॉनेटरी कंपनसेशन, तो वो सिविल डिफेमेशन जो है वो कहलाता है, नागरिक मानहानि जो हम लोग को देखने को मिलती है सिविल नेचर की। फिर सिविल डिफेमेशन जो है वो एक प्रकार का टॉर्ट लॉ है। तो क्वेश्चन आएगा कि टॉर्ट लॉ जो है वो क्या होता है। तो ये एक एरिया होता है कानून का जो बेसिकली स्टैट्यूट्स के ऊपर वो नहीं होता, रिलाई नहीं करता। स्टैट्यूट्स मतलब कि कानून, जैसे हम लोग को देखने को मिलता है ना कि कोर्ट जो है वो कानून के आधार पर जो है वो अपना जजमेंट देती है, बट टॉर्ट लॉ है ये, तो इसका मतलब ये है कि कानून के आधार पर जजमेंट नहीं आएगा, राइट। आप किसी को गलत कहने के लिए कोई कानून का जो है वो सहारा नहीं लोगे, वो कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या गलत है क्या सही है। फिर एक क्रिमिनल नेचर का हम लोग को डिफेमेशन देखने को मिलता है। अगर एक पर्सन जो है उसके खिलाफ जो है वो डिफेमेशन केस जो है वो फाइल किया गया तो उसको 2 साल की सजा और फाइन दोनों ही जो है वो देना पड़ता है। यानी कि इस लेवल पर आपने उस व्यक्ति को जो है वो बदनाम कर दिया है कि वो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है या कुछ भी, यानी कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, या ऐसा भी होता है ना कि कई बार किसी को इतना प्रताड़ित कर देना कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगे, तो दैट इज ऑल्सो ऑल्सो अ काइंड ऑफ मानहानि, और वो फिर क्रिमिनल नेचर की होती है, राइट। अब देखो, आईपीसी से रिलेटेड कुछ धाराओं के बारे में बात करें तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसके सेक्शन 499, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें लिखी हुई है मानहानि की डेफिनेशन। और सेक्शन 500 के अंदर हम लोग को पनिशमेंट लिखा हुआ है कि 2 साल की सजा जो है होगी मानहानि के लिए। ये फैक्ट ध्यान में रखना, सेक्शन 500 2 सालों की सजा जो है वो बताता है। सेक्शन 499 एक और चीज कहता है, ये कहता है कि अगर आप जैसे पब्लिक के सामने कुछ चीज को जो है वो अगर इस तरीके से बता रहे हो जो पब्लिक मतलब ओवरऑल पब्लिक के लिए सही नहीं है, राइट, ओवरऑल जो है वो ठीक नहीं है, मतलब उसके कारण दंगे हो सकते हैं, उसके कारण किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो सकते हैं, तो भी वो मानहानि की कैटेगरी के अंदर आएगा,
अच्छा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति की रेपुटेशन आर्टिकल 21 के अंदर रखी गई है। अब आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ, आपको सभी पता होगा, सभी को राइट टू लाइफ के बारे में पता है ना, आर्टिकल 21। बट राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, ऐसा जो है वो कहा जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या कहा जाता है? राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, एक व्यक्ति को अपना जीवन जो है वो जीना एक डिग्निटी के साथ, राइट। तो ये आर्टिकल 21 को तो डैमेज करता ही करता है, और इवन ये मतलब फ्री स्पीच को, आर्टिकल 19 को भी जो है वो डैमेज करता है। सो क्रिमिनलाइजेशन जो डिफेमेशन का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो ये एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है, यानी कि उसकी गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है, राइट। और इसको जो है वो स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो समझा जाता है ये एक्सप्रेशन को, कि भाई जो, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति जो है वो, यानी कि एक, जैसे कोई एक एक्स व्यक्ति है, वो एक वाई व्यक्ति के खिलाफ जो है वो चीजें बोल रहा है, और वो सच चीजें बोल रहा है कि नहीं भाई ये गलत आदमी है, ये ऐसा नहीं है, या फिर किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में वो अपना ओपिनियन दे रहा है कि नहीं भाई मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो यूज किया, ये कंपनी जो है वो घटिया, आप इससे सामान मत लीजिएगा, तो ये चीज सच है। अब इसको डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा, राइट, क्योंकि ये आप अपने ओपिनियन बता रहे हो, आप अपने एक्सप्रेशन बता रहे हो। तो ये भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब वो कोर्ट डिसाइड करती है कि वो क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है। इसके अलावा अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर लोकतंत्र का दम घुटने के लिए आपराधिक मानहानि कानून का दुरुपयोग करने के लिए निंदा की, और अदालत ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को आलोचना का सम्मान करना चाहिए, राइट। क्योंकि होता है ना, अब देखो, अब आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, जैसे फॉर एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोजीशन पर हो, अगर आपको कोई व्यक्ति जो है पसंद नहीं कर रहा, उल्टा सीधा आपके बारे में जो है बोल रहा है, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर एक प्रकार से हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, राइट। या फिर अगर आप और भी ज्यादा कुछ पॉपुलर हो जाते हो अपनी लाइफ में, बहुत आगे जो है वो बढ़ जाते हो एकदम, कि आपका नाम हर जगह चलता है, तो देखो जब आपका नाम होता है ना, तो आपकी बदनामी भी होती है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब इस चीज के लिए आप सभी व्यक्तियों से लड़ नहीं सकते, यू हैव टू इग्नोर द सिनेरियो और मूव ऑन। कई बार हमने देखा, इवन चलो पॉपुलैरिटी छोड़िए, मैंने देखा है लोगों को छोटी छोटी बातों पे एकदम से हाई हो जाते हैं। नहीं भाई, अगर आपके बारे में कोई उल्टा सीधा हो रहा है, आपको बोल रहा है कि अरे यार ये क्या निकालेगा आईएएस ऑफिसर, अब आप छटक गए, भाई कैसे बोल दिया मेरे को, कैसे बोल दिया मेरे बारे में ऐसा। अरे भाई छिटकना नहीं है, शांत रहो, काम आउट रहो, और अपने एक्शंस पर फोकस करो, लीव। क्योंकि लोग तो आपके बारे में बोलोगे, अच्छा करोगे तो बोलेंगे, बुरा करोगे तो लोग बोलेंगे, तो हर एक को आपको टारगेट नहीं करना है, आपको मूव ऑन करना है, इग्नोर करना है कि भाई बोल ले भाई, तेरे को जो बोलना अच्छा लग रहा है तेरे को बोलने में, वेरी गुड, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, ये अपना एटीट्यूड लेकर आओ, खत्म बात। फिर एक श्रेया सिंगल का केस हम लोग को देखने को मिला था, जो केस जो था जिसके तहत सेक्शन 66A जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जिसके तहत जो है वो बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अगर कोई मैसेज जो है वो इस प्रकार के जो है वो करता है और वो ऑफेंसिव है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये इंटरनेट डिफेमेशन से रिलेटेड केस था, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो स्टक डाउन कर दिया, हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। श्रेया सिंगल के केस के तहत ये कहा कि भाई ऑनलाइन अगर कोई व्यक्ति अपने ओपिनियंस लिख रहा है, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होगी। बट फिर भी आज की डेट में भी होती है। अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि भाई जब ये ऑलरेडी जो कानून है उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुके हैं, तो फिर क्यों आप लोगों को अरेस्ट कर रहे हो, राइट। एनीवेज, अब देखो, अब डिफेमेशन मानहानि के अगेंस्ट भी कुछ चीजें कही जाती है, क्योंकि इसमें आपकी ओपिनियन, आपकी आपका आर्टिकल 19 जो है वो दबा दिया जाता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबा दिया जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में एक आपको एक अच्छी जानकारी जो है वो होनी चाहिए थी, राइट। गाइज हम लोग बात करेंगे एबल प्राइज के बारे में। तो एबल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। ये सबसे पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गणित के लिए एबल पुरस्कार हम लोग को देखने को मिलता है। और अभी ये जो प्राइज मिला है, ये अर्जेंटीनी अमेरिकन लुइस कैफेरेली को दिया गया है। लुइस कैफरेली को दिया गया है ये अवार्ड। तो ये स्टेट पीएससी वगैरह में इस प्रकार के नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं, जो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है एबल प्राइज जो है वो किस लिए दिया जाता है, मैथमेटिक्स के लिए। आगे की बात करें, हम लोग को ये प्राइज जो देखने को मिल रहा है लुइस कैफेरेली को दिया गया है, किस पर्पस के लिए दिया गया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए दिया गया है। लुइस कैफेरेली जो है वो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के, और इनको सम्मानित किया गया इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। जो इनका कंट्रीब्यूशन है रेगुलरिटी थ्योरी फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए दिया गया, या फिर सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए इनको अवार्ड मिला है। ये पहले व्यक्ति हैं जिनका जन्म हुआ था साउथ अमेरिका के अंदर, जिनको ये अवार्ड मिला है साउथ अमेरिका से, यानी कि साउथ अमेरिका के व्यक्ति को एबल प्राइज। और डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, तो ये टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल साइंटिस्ट जो है वो करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए फिजिकल वर्ल्ड के बिहेवियर को,
राइट? ये इक्वेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काफी सारे डिसिप्लिन में, जैसे कि इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी में। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो ये ऐसे इक्वेशंस होते हैं जो नेचुरल होते हैं, यानी कि नेचर के लॉज हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये डिस्क्राइब करते हैं कुछ ऐसे फिनोमेना, जैसे कि पानी के फ्लो को डिस्क्राइब करते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिस्क्राइब करते हैं। ये इक्वेशन जो होता है ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्टेंट स्टडी है, मतलब कि जब से आइजैक न्यूटन और गॉड गॉडफ्रीड लिबनिज के समय से ही इन इक्वेशंस पर स्टडी की जा रही थी, यानी कि जनरल बिहेवियर पर स्टडी की जा रही थी इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के। राइट? तो न्यूटन आप जानते हैं कि उसने स्टडी जो है वो करी थी, एप्पल जो है वो गिरा, ग्रेविटेशन फोर्स आपको ऑलरेडी पता है। राइट? तो ये जनरल बिहेवियर है, तो इसी की स्टडी के इक्वेशन जो होते हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो काफी सारे मैथमेटिशियंस ने काफी सेंचुरी से, काफी दशकों से लगातार प्रयास किए हैं इस प्रकार की इक्वेशंस को बनाने के ऊपर। राइट? और फंडामेंटल क्वेश्चंस यही होता है कि किसी चीज की एग्जिस्टेंस है तो क्यों है, क्यों कोई चीज यूनिक है तो क्यों है। राइट? तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये बस छोटा सा फैक्ट है जो आप ध्यान में रखिएगा। बाकी एबल प्राइज के बारे में मैं आपको बताऊं तो नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन है नील्स हेनरिक एबल, तो इनके नाम पर ये प्राइज का नाम रखा गया है। और ये मैथमेटिक्स में अवार्ड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और इस एबल प्राइज को जो है वो फंड किया जाता है नॉर्वे की सरकार के द्वारा। और ये फंड जो है वो करीब 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनी का हम लोग को देखने को मिलता है, नॉर्वे की करेंसी का, यानी कि कुल मिलाकर 7,10,000 यूएस डॉलर का ये फंड है। और ये प्राइज जो है वो दिया जाता है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। और ये बेसिकली बताया जाता है कि किंग हेराल्ड के अंडर जो है ये प्राइज प्रेजेंट किया जाता है। राइट? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और एबल कमेटी एक बनाई जाती है, उसी के रिकमेंडेशन पर ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। राइट? तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कई सब बात करेंगे GISAID के बारे में, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना, बहुत मजा आएगा। देखिए, साइंटिस्ट को बैन कर दिया गया है GISAID के द्वारा, यानी कि इस पर्टिकुलर, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली में। देखो, नाम से क्या समझ में आ रहा है, ग्लोबल इनिशिएटिव, यानी कि पूरे दुनिया भर का एक इनिशिएटिव है। किस चीज का इनिशिएटिव है? शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। मतलब इन्फ्लुएंजा डेटा मतलब जो भी वायरस वगैरह उभर कर आ रहे हैं नए नए, राइट? तो उसका डेटा एक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाता है। बात समझ में आई? ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर साइंटिस्ट, रिसर्चर जो भी वायरस से रिलेटेड स्टडी करते हैं उसका डेटा यहाँ पर शेयर कर देते हैं। ये ओपन एक्सेस डेटाबेस है, यानी कि सभी साइंटिस्ट जो है वो इसका एक्सेस कर सकते हैं। और ये 2008 में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि जितनी भी तेजी से वायरसेस वगैरह जो उभर कर आ रहे हैं, फैल रहे हैं, तो उनका डेटा यहाँ पर डालना है। साइंटिस्ट रिसर्चर चेक करें कि भाई कौन सा वायरस काफी तेजी से फैल सकता है, पेंडेमिक बन सकता है, और यहाँ पर डेटा शेयर करते हैं, जिससे कि सभी कंट्रीज को फायदा हो, सभी कंट्रीज के साइंटिस्ट को, कि वो अलर्ट हो जाए। राइट? कि कोई भी एक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है और उसका बेनिफिट उस रिसर्च का सभी को मिल सके। तो ये शेयरिंग ऑफ डेटा है। समझ में आई? तो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर डेटा शेयर किया जाता है वायरसेस से रिलेटेड। और जनवरी 2020 में ये एकदम बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया था। ये वाला प्लेटफॉर्म क्यों हाईलाइट हुआ था? क्योंकि जस्ट, मतलब जैसे ही पेंडेमिक शुरू हुआ उससे जस्ट पहले जो रिसर्चर थे चाइना के, उन्होंने पहला जेनेटिक सीक्वेंस जो है वो कोरोना वायरस का अपने सर्वर पे डाल दिया। और इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिसर्चर जो हैं उनको एक इंसाइट मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गई कि वायरस से रिलेटेड, कि भाई खतरनाक वायरस जो है वो आने वाला है। यानी कि वायरस के फैलने से पहले ही ये डेटा जो है वो अपलोड हो गया था। अच्छा, इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, मतलब कि इसमें जो भी साइंटिस्ट जो डेटा डाउनलोड करते हैं उनको बताना पड़ता है कि भाई वो क्या अपना प्रयास करेंगे इस पर्टिकुलर डेटा से, वो क्या करने वाले हैं। मतलब कि जो भी डाउनलोड कर रहा है वो पहले बताएगा कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, तो क्यों चाहिए, उसके पीछे की वजह क्या है, तो वो साइंटिस्ट को डालनी पड़ेगी। और ये इनिशिएटिव इंश्योर करता है कि ये डेटा का एक्सेस जो है वो सभी को मिले, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज में। राइट? जिससे कि और भी दूसरे साइंटिस्ट, रिसर्चर स्टडी कर सके और अलर्ट हो सके कि भाई इस तरीके का वायरस है जो पेंडेमिक बन सकता है, तो उस पर काम कर सकें। तो आपको समझ में आ गई GSAID जो है वो क्या है, GISAID क्या है? तो ये एक प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है जहां पर वायरसेस की शेयरिंग होती है। अब सुनो न्यूज, साइंटिस्ट जो है उनको बैन किया है GISAID ने। क्यों बैन किया? क्योंकि ये डेटाबेस मांग रहे थे, यानी कि वो साइंटिस्ट जो कोविड-19 वायरस के ओरिजिन से रिलेटेड डेटाबेस मांग रहे थे, उनको बैन कर दिया। तो ये बड़ा एक चिंता वाली बात है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। काफी सारे साइंटिस्ट जो है वो सरप्राइज हो गए बैन को लेकर कि भाई क्यों बैन कर दिया साइंटिस्ट को। हाँ, ये तो डेटा ही मांग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वायरस के ओरिजिन से रिलेटेड जो है वो एक इशू आता है कि भाई ये वायरस जो है, आपको पता है ना वाली थ्योरी कि ये वायरस, कोरोना वायरस जो है वो लेबोरेटरी में बनाया गया है। तो अब ये चीज जो है वो और खतरनाक होती जा रही है क्योंकि छुपाया जा रहा है ये वाली चीज है, बल्कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो इनको छुपा रहा है कि किसी को पता ना लगे कि वायरस का ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ है। तो ये तो गलत बात है, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है एक प्रकार की। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी, बट आपको GISAID के बारे में पता होना चाहिए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आई है कॉल बिफोर यू डिग। आपने देखा होगा ना कि अभी अभी रोड बनी और रोड बनने के बाद खुदाई शुरू होता है। ऐसा कई बार ऐसा होता है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि इन लोग जो है वो बिना किसी डिपार्टमेंट से बातचीत किए जो है वो खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अब खुदाई करने के कारण कई बार ऐसा होता है कि काफी सारी जो लाइनें होती हैं रोड के नीचे जो होती है ना, टेलीकम्युनिकेशन की लाइनें वगैरह, लैन वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, ब्रॉडबैंड वगैरह के लिए, तो ये डैमेज हो जाता है। इसके कारण काफी सारी सर्विसेज जो है वो रुक जाती है। तो कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन। और जिससे कि जैसे होता है ना कि कई बार खुदाई वगैरह जब की जाती है तो अब अपनी मर्जी से खुदाई कर देते हैं बिना किसी डिपार्टमेंट से मंजूरी लिए। तो ये कह रहे हैं कि कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जो ये टेलीकम्युनिकेशन की जो लाइनें होती है, टेलीफोन की लाइनें, ब्रॉडबैंड की जो लाइनें होती है, इंटरनेट की जो लाइन होती है, भाई वो कहीं डैमेज ना हो जाए। तो पहले भाई आप खुदाई करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से पूछ लो कि आपकी लाइनें कहाँ पर बिछी है, और फिर तरीके से आप जो है वो खुदाई करो जिससे कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि ये बताया जाता है कि इसके कारण करीब 3,000 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है, राइट। और एप्लीकेशन जो है ये कनेक्ट करेगी एक्सकेवेटर्स को, यानी कि जो लोग खुदाई करते हैं उनको कनेक्ट करेगी, और एसेट ओनर्स के साथ उनका कनेक्ट करवाएगी कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ये एसेट्स हैं, ये इनकी संपत्ति है, ये लाइनें बिछी हुई हैं, कि आप अगर खुदाई कर रहे हो तो ध्यान से करो, नहीं तो ये वाली लाइन अगर खराब होगी, डैमेज होगी तो बड़ा नुकसान होगा, राइट। तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन ये हम लोग को देखने को मिल रही है, कॉल बिफोर यू डिग। अब एक रिपोर्ट सामने आ रही है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 हम लोग को देखने को मिल रही है। इंडिया ने काफी अच्छा इस रिपोर्ट में परफॉर्म किया है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट का 11वां एडिशन है। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो 2012 से हम लोग को देखने को मिल रही है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के थ्रू। और इसके अंदर दो मेन आइडियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो हैप्पीनेस, कि भाई कौन कितना खुश है, सर्वे के आधार पर जो है वो देखा जाता है। और इसमें कुछ की एलिमेंट्स हैं, जैसे देखा जाता है कि उस कंट्री की जीडीपी कैसी है, उस कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, यानी कि लोग कितना जीते हैं उस कंट्री के अंदर, उस कंट्री के अंदर लोग अपनी लाइफ से रिलेटेड जो है वो डिसीजन ले सक रहे हैं कि नहीं ले सकते, फ्रीडम है कि नहीं लोगों के पास अपनी लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। तो ये सब चीजें जो है वो जांच की जाती है, फिर रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है, फिर रैंकिंग जो है वो कंट्रीज को दी जाती है। तो यूजुअली करीब 150 कंट्रीज को रैंकिंग जो है वो दी जाती है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, कि जीडीपी पर कैपिटा वहां पर कैसा है, सोशल सपोर्ट कैसा है, राइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, लोग अपने चॉइस ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, करप्शन है कि नहीं वहां पर। तो ये सब चीजें देखने के बाद जो है वो रैंकिंग रिलीज की जाती है। हर साल जो है वो बताया जाता है कि पॉपुलेटेड वेटेड एवरेज स्कोर जो है वो 0 to 10 के स्केल पर जो है वो रखा जाता है, और एक पीरियड ऑफ टाइम पर जो है वो देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर एक कंट्री, यानी कि एक साल के समय पर एक कंट्री जो है वो कितनी खुशहाल बनी है, कितना बेटर उसने परफॉर्म किया है। तो फिनलैंड की बात करें तो लगातार 6 साल हो गए हैं, फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री बताई जा रही है। और नॉर्डिक कंट्रीज की बात करें, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, तो ये टॉप स्पॉट पर है, और इजराइल 4th पोजीशन पर हम लोग को देखने को मिल रही है। सबसे बुरी स्थिति जो है वो अफगानिस्तान की क्यों है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि अफगानिस्तान में तालिबानी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को, तो लास्ट में है तालिबान। फिर लेबनान, जिम्बाब्वे, सीरिया लियोन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये बॉटम वाली कंट्रीज हम लोग को देखने को मिली, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इंडिया के बारे में बात करें तो 2022 में इंडिया की रैंकिंग 136 थी, अब इंडिया की रैंक जो है वो अच्छी हो गई है, 126 हो गई है। श्रीलंका की रैंक 63 है, चाइना की 74, पाकिस्तान की 108 रैंक हम लोग को देखने को मिल रही है। अब अच्छा, एक बढ़िया चीज ये सामने आई है कि 2020 और 2022 के बीच में स्थिति देखो एक खराब तो हुई है, जैसे कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण स्थिति बहुत खराब हुई है, लोग बहुत परेशान हुए, बट इसमें एक चीज ये देखी जा रही है कि पूरे दुनिया भर के सिटीजन जो है वो बेनोवोलेंट बन गए हैं। बेनोवोलेंट मतलब कि परोपकारी बन गए हैं, मतलब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, सोशल कनेक्शन और अच्छा बनता जा रहा है, क्योंकि देखो हमारे आसपास कोई अगर परेशान है, कोई मजबूर है, कोई किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो एज अ कम्युनिटी, एज अ सिटीजन हम दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हेल्पिंग नेचर जो है वो लोगों में बढ़ता हुआ भी नजर आया, ये रिपोर्ट बता रही है, राइट। और ये होना ही चाहिए यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और इसका इस्तेमाल आप जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी कर सकते हो। और बेनोवोलेंट एक्ट जो है वो 25% मोर कॉमन हम लोग को पूरे दुनिया भर में 2022 में जो है वो देखने को मिले हैं। तो ये इसका महत्व हम लोग को क्या देखने को मिलता है हैप्पीनेस का, तो यूनाइटेड नेशन की एक नॉन प्रॉफिट है ये फाउंडेशन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऐसे सवाल उठाकर लेकर आना कि भाई क्या वजह है जिसके कारण लोग अनहैप्पी हैं, तो उस वजह को जो है फाइंड आउट करके फुलफिल करना, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। और हैप्पीनेस मूवमेंट जो है वो बताता है कि किस प्रकार से जो है वो लोग मतलब किस क्या क्या चीजों को लेकर, जैसे कि मटेरियल कंडीशन, उनके पास संपत्ति को लेकर क्या वो दुखी हैं,
राइट? मेंटल या फिजिकल वेल्थ को देखा जाता है, पर्सनल वर्च्यूज को देखा जाता है, राइट? और गुड सिटीजनशिप को, अच्छी नागरिकता को देखा जाता है। पर्सनल वर्च्यूज मतलब व्यक्तिगत गुण, कि एक व्यक्ति के क्या-क्या गुण हैं, राइट? जैसे कि दूसरों की हेल्प करना वगैरह, तो ये सब चीजें जो है वो देखी जाती हैं। अब आपको बता दें, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो है वो 20 मार्च को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। एक रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन ने 2012 में पास किया था, तो उसके आधार पर 20 मार्च को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम 2023 की है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। और एम ऑब्जेक्टिव जो है वो यही होता है कि लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देना, क्योंकि आज की डेट में लोग देखो डिप्रेशन के शिकार बन रहे हैं। लोग हैप्पी नहीं है। लोग हैप्पी इसलिए भी नहीं है बिकॉज ऑफ वो दे आर मूविंग फॉरवर्ड, कि भाई सबको जो है वो एक प्रकार की हड़बड़ी है, जल्दबाजी है कि भाई हमें तरक्की करनी है, हमें तरक्की करनी है, हमें तरक्की करनी है। अरे भाई तरक्की तो करनी है, तरक्की के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तरक्की आपको तभी मिलेगी जब आप प्रॉपर कंट्रीब्यूट करोगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप बोलोगे कि एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए मेरा, तो ऑब्वियस ही बात है पॉसिबल नहीं है ना। तो पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर ये रिजोल्यूशन जो है उसको शुरू किया था भूटान ने, तो वेरी इंपॉर्टेंट। भूटान ऐसी कंट्री थी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस पर जिसने स्ट्रेस डाला, हैप्पीनेस पर फोकस किया, और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो उसने रखा। तो भूटान बहुत बढ़िया कंट्री है जो अपनी, जैसे सभी कंट्री ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस पर काम करती है, भूटान काम करती है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के ऊपर। और हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी हम लोग को देखने को मिलती है, एनालाइज करती है एक रिलेशनशिप इंडिविजुअल के सेटिस्फेक्शन और इकोनॉमिक इश्यूज के बीच में। देखो, आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, काफी सारे जो लोग गरीब होते हैं ना, उनके पास भले ही पैसा नहीं है, बट आप देखेंगे कि वो अलग ही लेवल की खुशी रहती है उनमें। वो हमेशा खुश रहते हैं। बट आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है बट देन टू दे आर नॉट हैप्पी, राइट? तो पैसा इज नॉट अ सोर्स ऑफ, अब देखो ये चीज थोड़ी सी फिलोसफिकल हो जाएगी, बट अगेन मैं एक चीज कहता हूं हमेशा, कि पहले पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे कमाओगे तब आप, ये फालतू की कहावतें होती हैं कि भाई जिस इंसान के पास जो है वो पैसा है वो हैप्पी है, ये बहुत सारे लोग नहीं मानते ना। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई पैसे के पीछे मत भागो। क्यों नहीं भागो? भागो पैसे के पीछे, बिकॉज पैसों से आपकी मटेरियलिस्टिक वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। आप जो चीज चाहोगे वो आप अचीव करोगे। ये सब फालतू की चीजें हैं कि पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए। पैसों के पीछे भागिए, पैसों के पीछे मेहनत करिए, अपने आप को जो है वो खड़ा करिए। हर एक चीज जो आप खरीदना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक चीज पैसों से मिलती है, आपको ऑलरेडी पता है। अब आप बोलोगे अरे खुशी जो है वो पैसों से नहीं मिलती है। अब अभी आप मुझे बोलोगे कि सर अभी तो आपने बताया थोड़ी देर पहले कि जिन लोग के पास पैसा होता है वो भी खुश नहीं है। अरे भाई, जिन लोग के पास पैसा है वो इसलिए खुश नहीं है बिकॉज दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिली, दे आर नॉट बेसिकली इमोशनली अटैच्ड। या तो फिर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, कोई छोड़ के चला गया, पैसा है उसके बाद भी मर रहे हैं। भाई दूसरे को चूज करो ना। If a person is leaving you, if a person is going away from you, let them go away. There are many options. ये आप सोच के चलो, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर आपको छोड़ के चला गया, दैट मीन्स कि दे आर टेकिंग यू एज एन ऑप्शन। उसने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, तो लीव इट। भाई आप जिसके साथ हो उसके साथ फेयर रहो। बट अगर सामने वाला अगर आपको छोड़ के जा रहा है, तो यू हैव होल वर्ल्ड विथ यू, पूरी दुनिया आपके साथ है। फॉरगेट इट, और किसी के साथ अटैचमेंट मत करो माँ बाप के अलावा। एनीवेज, बहुत ज्ञान हो गया। बाकी पैसे कमाओ, पैसे कमाना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट? और आगे बढ़ो, तरक्की करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब फालतू की बातें हैं कि पैसा ही खुशी नहीं देता, पैसा खुशी देता है। पहले पैसा कमाओ, उसके बाद फिलोसोफर बनो। फूड इरेडिएशन के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो ये क्या होता है फूड इरेडिएशन, पहले मैं आपको ये चीज समझाता हूं। तो फूड इरेडिएशन का उपयोग फूड प्रोसेसिंग में किया जाता है फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। फूड इरेडिएशन के अंदर रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एक्सरे, गामा रेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर इंसेक्ट जो फूड के अंदर होते हैं। यानी कि खाने में जब कीड़े लग जाते हैं तो उस कीड़े को हटाने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं फूड इरेडिएशन। तो केंद्र सरकार प्लान कर रही है कि ये ओनियन, प्याज जो होता है ना, प्याज के ऊपर गामा रेस जो है वो चलाएगी। यानी कि प्याज को कोल्ड स्टोरेज में भेजने से पहले उसके ऊपर गामा रेस जो है वो चलवाए जाएंगे। और इरेडिएशन प्रिवेंट करेगा कि प्याज के ऊपर किसी भी प्रकार के जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगे, स्प्राउटिंग वगैरह ना हो, जिससे कि लॉस ना हो किसी प्रकार का। तो फूड इरेडिएशन की क्या क्यों आवश्यकता है? देखो, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो कर जाते हैं और उससे खाना खराब हो जाता है। और इसमें करीब बताया जाता है कि 40 से 50% का लॉसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और सी फूड, मीट, पोल्ट्री जो है, इसमें हार्मफुल माइक्रोब्स हम लोग को और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और फूड इरेडिएशन के एडवांटेज भी हैं, राइट? इसमें आप जैसे कि खाने से होने वाली जो बीमारी है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो फूड को ठीक करके, गामा रेस वगैरह के माध्यम से। अच्छा, हीट और केमिकल ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में
इरेडिएशन जो है वो काफ़ी बेटर और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट? और इसके कारण किसी प्रकार से फूड में रेडियो एक्टिविटी नहीं आएगी, ना ही फूड के अंदर कोई हार्मफुल या टॉक्सिक रेडियो एक्टिविटी छूटेगी। और ट्रीटमेंट जो होगा वो फाइनल पैकेजिंग करने के बाद भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, यानी कि फूड को आपने पैक कर दिया, उसके बाद भी आप ट्रीट कर सकते हो फूड को। बट प्रॉब्लम ये है कि ये रेडिएशन की प्रोसेस जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो सभी प्रकार के खाने में अप्लाई नहीं होती है। और अच्छा, अगर खाने में पेस्टिसाइड्स वगैरह डले हुए हैं, यानी कि जो भी क्रॉप्स हैं, उसको उगाते समय आपने पेस्टिसाइड्स डाल दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको ये खत्म नहीं कर सकता। बट एक बार फूड प्रिपेयर हो गया या फ्रूट बन गया या वेजिटेबल बन गया, उसके ऊपर आप लगाकर फूड को ठीक कर सकते हो। तो इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि एटॉमिक एनर्जी कंट्रोल ऑफ इराडिएशन ऑफ फूड रूल्स ये नोटिफाई किया गया था 1991 में, फिर बाद में इसको अमेंड किया गया 1996 में, और 2012 में एक नया अमेंडमेंट हम लोग को देखने को मिला करंट एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोसेसिंग ऑफ फूड एंड एलाइड प्रोडक्ट्स रूल्स 2012 के तहत, यानी कि फूड में जो रेडिएशन प्रोसेसिंग जो की जाती है उससे रिलेटेड हमारे पास रूल्स भी हैं, राइट? और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया के अंदर इन रूल्स को लागू करने के लिए, एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस 2011 जो है, ये इरिडेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको लेबल किया जाता है और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ रुद्र लोगो के तौर पर, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स का ये इरिडेशन हो रहा है, मतलब कि इनके ऊपर से रेस लगाई जा रही है, तो उस पर एक लोगो भी लगा देते हैं, रुद्र लोगो। तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी।